हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। तो आज हम जो करने वाले हैं क्या है आपके लिए खास आज की वीडियो में, तो हम देख रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर एमपीपीएससी एई, है ना। इस पे जो सब्जेक्ट है हमारा, वो सब्जेक्ट कौन सा हमारा सब्जेक्ट है हमारा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का ही क्रैश कोर्स क्यों कर रहे हैं हम। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में भी यदि हम बात करें तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में इरिगेशन दो पार्ट है हमारे। एक तो हमारा क्या है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, एक तो हमारे पास इरिगेशन इंजीनियरिंग है और एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोलॉजी है। अब वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को ही क्यों चुना है, क्योंकि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का टॉपिक वाइज जब एनालिसिस किया था तो वहां पर देखा था जो उसका वेटेज था वो कितना था, 48 to 60 मार्क्स था, है ना। तो इसलिए हमने इसका क्रैश कोर्स आपके लिए लाए हैं, है ना, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का, जिसपे कि आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग को कंप्लीट कराया जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं कि इसी को उठाने का क्या पर्पस था, तो इसको उठाने का ही पर्पस था कि इसका जो वेटेज था वो हमारा क्या था, 48 to 60 मार्क्स था, जिसमें हमारा इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों आ रही थी, है ना। तो जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे आप देखते जाना, एग्जाम के बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा वीडियो को, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को तुरंत देखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि इस पे क्रैश कोर्स पे यदि हम बात करेंगे तो क्रैश कोर्स में होगा क्या, क्रैश कोर्स में क्या होगा। पहली चीज तो इसको हम ये कोशिश करेंगे कि हम, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम अब बहुत कम है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने पहले कभी ना कभी थोड़ा बहुत वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को पढ़ा हुआ है ना। तो जब हम ये मान के चलेंगे कि आपने वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को पढ़ा हुआ है तो क्रैश कोर्स में हम सिर्फ करेंगे चीजों का रिवीजन, है ना। हम क्या करेंगे, चीजों का रिवीजन करेंगे, और रिवीजन भी हम फास्ट वे में करेंगे। रिवीजन हम कैसे करेंगे, फास्ट वे में करेंगे। मैं एक कोशिश करूंगा आपके लिए कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को कितने दिन में, कितने टाइम तक कंप्लीट कर दिया जाए कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में जो इरिगेशन वाला पार्ट है, इरिगेशन वाले पार्ट को कोशिश करेंगे कि हम 8 to 10 आवर में क्या हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए, है ना। 8 to 10 आवर पे आपका ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब इस क्रैश कोर्स में आपका क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहली चीज तो हमारी क्या है कि इरिगेशन को हमको ये कोशिश करना है कि हमारा 8 to 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि इरिगेशन का और हाइड्रोलॉजी का जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे, सबसे पहले तो इरिगेशन आएगा, उसके बाद यदि रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हाइड्रोलॉजी को भी कंप्लीट करा देंगे, और यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि इरिगेशन इंजीनियरिंग में इस क्रैश कोर्स में और क्या क्या चीजें हैं, तो हमको पहली चीज तो समझ में आ गई कि हमको फास्ट तरीके से क्या करना है, रिवीजन करना है। नेक्स्ट चीज हमको ये कोशिश करनी है कि 8 to 10 आवर पे हमारा जो है इरिगेशन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो हमें कोशिश आपको ये करना है कि इन वीडियो को आपको एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो एग्जाम से पहले 3 बार आपको इन वीडियो को देख के जाना है, ताकि आपका रिवीजन, एक पहली बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट क्या है ना। फिर आपको क्या करना है, दूसरी बार फिर 7 दिन या 8 दिन या बोल सकते 15 दिन के बाद फिर इन्हीं वीडियो को देख लेना है, और फिर 15 दिन के बाद फिर इन्हीं वीडियो को देख लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में जो इरिगेशन वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूं कि इस पे जो क्रैश कोर्स है, इस पे क्रैश कोर्स में आपका क्या होगा, जो मेन टॉपिक है उनको कवर किया जाएगा। कवर मेन टॉपिक, है ना। अब मेन टॉपिक को कवर करने का मतलब क्या है कि यदि आपका कोई टॉपिक यदि आपका छूट जाता है, जो मैंने नहीं कराया, मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जो यहाँ पर है वो आपके मेन टॉपिक है, और उनमें से क्वेश्चंस आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ज्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके मेन जो भी जितने भी मेन टॉपिक है उनको कवर किया जाए, है ना। आपको जब ये वीडियो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जो ये क्रैश कोर्स है, इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको इरिगेशन का पूरा जो सिलेबस है उसको ही कवर करा दिया जाएगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आपका 75 to 80% सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, इरिगेशन का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 75 to 80% आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इन वीडियो को देखने के बाद, आप इन वीडियो को देख लो, इन वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने 75 से 80% क्वेश्चन आपसे वीडियो देखने के बाद बन जाएंगे। अब बाकी के जो बचेंगे आपके क्या 25 to 20% जो क्वेश्चन बनेंगे, जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। उन क्वेश्चन को आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर क्या करना है, उनको हाईलाइट करना है। किसी भी हाईलाइटर से आप उनको क्या कर लोगे, हाईलाइट कर लोगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। बाकी आपके 75 to 80% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। रिमेनिंग बचे ये क्वेश्चन, उनको आपको दोबारा खुद ही पढ़ने हैं, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि इस क्रैश कोर्स में आपका किसी भी प्रकार का डेरिवेशन को सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, है ना। डेरिवेशन नहीं होंगे, आपका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, है ना, फॉर्मूले
मैं बताऊंगा, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे उन फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, बॉक्स के अंदर बंद कर दूंगा। तो वो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन फॉर्मूले को तो छोड़ना ही नहीं है ना। और यदि किसी चीज की कोई ट्रिक होगी तो वो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि और क्या है इस पे, तो ये सारी चीजें रहेंगी आपकी इरिगेशन पे। आपको क्या करना है कि यदि वीडियो अच्छा लगे, पहले वीडियो को देखना है ना, और वीडियो को देखने के बाद उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। देन फिर आपको क्या करना है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना है ना, और शेयर करने को बोलना है, और सबको शेयर करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आपको हाइड्रोलॉजी भी कंप्लीट की जाएगी, और जितने भी हैवी वेटेज सब्जेक्ट होंगे उनका हम जल्दी से फास्ट तरीके से रिवीजन करा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। हमारा जो पहला यूनिट रहेगा इरिगेशन एंड इरिगेशन मेथड्स, है ना, उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, है ना, इरिगेशन एंड इट्स मेथड। तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में पहला चैप्टर देखेंगे हमारा इरिगेशन एंड इट्स मेथड, है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे सिलेबस में दिया हुआ है ग्लोबल एस्टिमेशन ऑफ वाटर, तो उसको भी हम थोड़ी सा डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। अब जैसे हमको पता है कि वाटर के रिसोर्सेज क्या है ना, कि वाटर कहाँ से मिलता है, तो हमको पता है कि वाटर जो है हमको दो जगह से मिलता है। एक तो हमारे पास होता है सरफेस वाटर, और एक तो हमारे पास होता है ग्राउंड वाटर, है ना। अब सरफेस वाटर को भी हम यूज करते हैं और ग्राउंड वाटर को भी हम यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे अवेलेबिलिटी कितनी है वाटर की, है ना। तो ग्लोबल एस्टिमेशन ऑफ वाटर की यदि हम बात करते हैं, तो वाटर की यदि हम बात करें तो ओशियन पे जो वाटर पाया जाता है वो 97.3% वाटर पाया जाता है, जबकि फ्रेश वाटर जो होता है वो कितना हमारे पास 2.7%, है ना। यदि हम ओशियन की बात करें तो हमारा वाटर कैसा होता है, सॉल्ट वाला वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, और फ्रेश वाटर कितना होता है 2.7, है ना। यदि हम बात करते हैं कि ये है कितना, अमाउंट में कितना है, तो यदि हम ओशियन में जो वाटर है उसकी बात करेंगे, तो ओशियन पे जो वाटर है हमारा वो कितना मौजूद है हमारे पास 1348 इंटू 10 की पावर 6 बिलियन पर मीटर क्यूब। और ऐसे यदि हम फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर कितना हमारे पास 37.5 इंटू 10 की पावर 6 बिलियन पर मीटर क्यूब। कई बार एग्जाम पे टोटल अमाउंट पूछ लेता है कि वाटर का कितना अवेलेबल है ना, तो कितना अवेलेबल हमारे पास, इसको बोल सकते हैं 1386, है ना, अप्रोक्सीमेट इंटू 10 की पावर 6 बिलियन पर मीटर क्यूब। अब यदि हम बात करते हैं तो फ्रेश वाटर को भी कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कि कई फॉर्म में मौजूद है हमारा फ्रेश वाटर। यदि हम बात करते हैं आइस के फॉर्म में यदि हम बात करेंगे तो वो हमारा कितना है, कितना परसेंटेज है 2.03%। ग्राउंड वाटर की यदि हम बात करते हैं तो कितना हमारे पास 0.61%, एंड लेक एंड रिवर्स में जो वाटर मौजूद है वो कितना है 0.01%। उसके बाद अदर सोर्सेस में भी जो वाटर मौजूद है वो हमारा कितना है 0.05%। तो इस तरीके से यदि हम बात करेंगे कि हमारी जो वर्ल्ड में कुछ इस तरीके से वाटर की अवेलेबिलिटी है। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो हमको इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है ना, हमको इरिगेशन क्यों करना है। इरिगेशन को यदि हिंदी में बोले तो इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, है ना। हमको सिंचाई करने की जरूरत क्यों पड़ रही है ना। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारे यहाँ पर या इंडिया पे यदि हम बात करते हैं तो जो पानी गिरता है वो कैसा गिरता है, सीजन में ही गिरता है ना। तो कभी पानी मौजूद रहता है, कभी पानी मौजूद नहीं रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि लेस रेनफॉल है या लिमिटेड रेनफॉल है, इसके कारण हमारी फसलों को क्या है, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है ना। नेक्स्ट चीज यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा वाटर है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, कहीं पे तो ज्यादा पानी गिर जाता है, कहीं पे पानी कम गिरता है। तो इस कारण से ये बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, है ना। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हम इरिगेशन इसलिए करते हैं कि हमारी क्रॉप को हम फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि इरिगेशन की जरूरत क्यों है हमारी, है ना, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं गिर रहा होता है ना। अब यदि हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इरिगेशन बेसिकली होता क्या है। तो इरिगेशन की यदि हम बात करते हैं तो हमको क्या करना है कि जो हमारी क्रॉप है या जो हमारे प्लांट्स है, तो उनको हमको क्या करना है, उनको हमको आर्टिफिशियल मैनर में क्या करना है, वाटर को प्रोवाइड करना है, जिससे कि वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है वाटर की वो पूरी कर सकें और मैक्सिमम ग्रो कर सकें, है ना, मैक्सिमम ग्रोथ हमको मिल सके, है ना। तो वही हमारा इरिगेशन। तो आर्टिफिशियल वे में हमको क्या, प्लांट को क्या करना है, वाटर प्रोवाइड करना है, जिससे कि उसकी मैक्सिमम ग्रोथ हो सके।
अब यदि हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है, इरिगेशन तो हमने कर दिया कि चलो ठीक है कि मैक्सिमम ग्रोथ उसकी होगी। क्वेश्चन आता है कि बेनिफिट्स क्या है, हमको इरिगेशन करने में क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास यदि जितना पानी हमारे प्लांट को चाहिए या हमारे क्रॉप को चाहिए उतना पानी यदि हम उसको दे देते हैं तो जो हमारी फसल होगी उसकी पैदावार अच्छी होगी, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं अचीव ऑप्टिमम ग्रोथ, ऑप्टिमम ग्रोथ या ऑप्टिमम यील्ड की यदि हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि हमको वो कम से कम पानी देने पे ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम ग्रोथ। इसका एक कर्व है, इसका कर्व बनाते हैं हम। ये हमारे पास वाटर सप्लाई, ये हमारे पास वाटर सप्लाई और ये हमारी यील्ड, यील्ड या पैदावार, है ना। तो इसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से इसका कर्व है कि स्टार्टिंग में हमने वाटर दिया, मान लो हमने इतना पानी दिया, है ना, तो इतने पानी दिया तो इस पर जो ग्रोथ हो रही है कुछ इस तरीके से हो रही है ना, हमारी जो क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ है वो इस तरीके से हो रही है ना। फिर यदि हम बात करते हैं कि हमने इस पर इतना वाटर दे दिया, इतना सप्लाई कर दिया वाटर, तो इससे हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिल रही है हमारे पास, मतलब मैक्सिमम पैदावार देखने को मिल रही है फसल की, है ना। अब यदि हम उससे ज्यादा भी फिर से यदि हम, अब ऐसा है कि हम यदि और ज्यादा पानी बढ़ाते हैं तो हमको और ज्यादा पैदावार मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान सपोज दैट यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमने उसको और वाटर प्रोवाइड किया तो उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं हमको इतना वाटर प्रोवाइड करना है, इतना वाटर फसल को देना है जिससे कि उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके। तो इरिगेशन ऐसा नहीं है कि इरिगेशन करना है तो हमने पूरे खेत को लबालब पानी से भर दिया, ऐसा नहीं करना है ना। जितनी फसल को पानी की जरूरत है हमको उतना ही पानी उसको देना है जिससे कि हमारी मैक्सिमम ग्रोथ हो सके, है ना। तो अचीव ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इरिगेशन करने से हमारा क्या होता है कि इनलैंड नेविगेशन को बढ़ावा मिलता है ना, कि जैसे हमारी कैनाल, जैसे हमारी रिवर है, रिवर से काफी दूर तक हमको कैनाल बनाकर लेके जाना है अपनी फसलों में पानी देने के लिए, तो हम क्या कर देते हैं वहां पर बोट वगैरह चला देते हैं जिससे कि हमको उससे प्रॉफिट मिल जाता है। तो वही है हमारा कि प्रमोटिंग इनलैंड नेविगेशन। नेक्स्ट हमारा ड्रॉट कंट्रोल। अब यदि हो सकता है किसी साल पानी बिल्कुल नहीं गिरा, तो यदि पानी नहीं गिरा तो हो सकता है कि अकाल पड़ जाए या सूखा पड़ जाए, तो उस कंडीशन पे यदि हमारे पास इरिगेशन की सुविधा मौजूद है तो हम अच्छी खासी फसल को ग्रो कर सकते हैं, है ना, या अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं जिससे कि सूखा को क्या कर सकते हैं, ड्रॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को भी जनरेट किया जा सकता है ना, बिजली बनाई जा सकती है इरिगेशन के साथ साथ। जैसे हमने क्या किया, डैम बना के रिवर के पानी को रोक दिया, अब उस पानी को कैनाल पे लेकर जाना है तो हमने क्या कर दिया, वहां पर एक प्लांट लगा दिया और उससे हम बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो पहले क्या होता था कि पर्याप्त मात्रा में पानी ना होने के कारण एक ही साथ खेत में दो प्रकार की फसल लगा दी जाती थी। अब वो दो प्रकार की फसल इसलिए लगा दी जाती थी क्योंकि पानी की कमी होती थी। तो किसानों को ऐसा लगता था कि हो सकता है कि यदि एक फसल अच्छी नहीं हुई तो दूसरी फसल जो है हमने लगाई है उस पर कम पानी की वजह से शायद वही होगा, है ना। तो उससे क्या होता था, किसानों को लॉस हो जाता था। तो यदि प्रॉपर तरीके से इरिगेशन होगा तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग को। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हमको रेनफॉल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा यदि हमारे पास इरिगेशन की सुविधा मौजूद होगी तो। नेक्स्ट इंप्रूव डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। अब ये पॉइंट को हटा भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर बात कर सकते हैं इंप्रूव डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। अपने इंडिया के अलावा बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जो वाटर यूज किया हुआ है ना, उसको हम वाटर सप्लाई के रूप में, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के रूप में भी यूज कर सकते हैं वाटर को ट्रीट करके। नेक्स्ट फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। अब फ्लड को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इरिगेशन से फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसे हम अब जब हम इरिगेशन करेंगे तो इरिगेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी क्या होनी चाहिए, कैनाल होनी चाहिए। सपोज दैट किसी ईयर में बहुत ज्यादा क्या हो गया, पानी गिर गया, तो पानी गिरने के कारण किसी गांव में हो सकता है बाढ़ आने के चांसेस बन जाए। लेकिन यदि प्रॉपर ये वहां पर बहुत सारा कैनाल का अरेंजमेंट होगा, कैनाल सिस्टम मौजूद होंगे, तो क्या होगा, उस पूरे पानी को कहां पे छोड़ दिया जाएगा, हमारे कैनाल पे छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि वो वहां पर या किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे बाढ़ का खतरा नहीं रह जाएगा। तो फ्लड को भी कंट्रोल किया जा सकता है इरिगेशन से। नेक्स्ट हमारे पास एफोरेस्टेशन। तो यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है वनीकरण। अब बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो कि बंजर पड़ी होती हैं, अब यदि हमारे पास इरिगेशन की सुविधा मौजूद होगी तो हम वहां पे वनीकरण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट
मत्स्य उद्योग को भी हमारा क्या मिल जाता है, बढ़ावा मिल जाता है, क्योंकि वहां पे पानी होगा। तो इस तरीके से हमारे इरिगेशन के ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब बेनिफिट्स होने के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशंस क्या है, तो यदि हमने खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर दिया, पानी भर दिया, और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भर दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोलते हैं। अब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भर दिया तो फिर से इस ग्राफ को देखो कि क्या हो जाएगी, फसल की पैदावार क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमारा वाटर कैसा हो जाएगा, सलाइन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर, यदि सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज हो जाएगा हमारे खेत में तो सीधी सीधी सी बात है, मक्खी मच्छर वगैरह वहां पे क्या हो जाएंगे, पनप जाएंगे, तो ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड ग्राउंड वाटर टेबल। अब हमको पता है कि खेतों में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। जब इरिगेशन ज्यादा कर देंगे तो वो पानी जो है इन्फिल्ट्रेट होके कहाँ चला जाएगा, हमारे ग्राउंड सरफेस में चला जाएगा और वाटर टेबल से जाके मिल जाएगा। सपोज थोड़ी दूर हमने क्या किया है, वहां से थोड़ी दूरी पे हमने एक हमारा पंप है, पंप वेल बनाया हुआ है, वहां से हमने पानी को खींच रहे हैं, है ना, या ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से हमने पानी को खींचा, तो जो नाइट्रेट्स वगैरह, क्योंकि हमारे जो फर्टिलाइजर्स है उसमें हमारा पोटेशियम, नाइट्रोजन, है ना, ये फास्फोरस, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो जब उस पानी को खींचेंगे तो वाटर टेबल में जो हमारे ये नाइट्रेट्स जाके मिल गए हैं, वो वाटर टेबल में मिलने के कारण क्या होगा, थोड़ी दूर पे जब हमने ट्यूबवेल बनाया तो वहां से वही पानी उस वाटर टेबल में मिलने के कारण ऊपर आएगा, जिसके कारण यदि उस पानी को यदि कोई पीता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस हैं। एनवायरनमेंट में एक बीमारी भी पड़ी होगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम से ना, तो वो हो जाती है जनरली। तो इस इतने सारे लिमिटेशंस हैं हमारे इरिगेशन को, यदि इरिगेशन यदि हम ज्यादा कर रहे हैं तो, है ना। अब यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन को हम किस किस तरीके से दे सकते हैं, तो सबसे पहला हमारे पास होता है सरफेस इरिगेशन, और नेक्स्ट होता है हमारे पास सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या है, यदि हमने सरफेस में वाटर दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। और सब सरफेस क्या होता है कि यदि हम रूट जोन पे सीधे सीधे से वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। सरफेस इरिगेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होता है फ्लो इरिगेशन या फ्लो सरफेस इरिगेशन, और सेकेंड होता है हमारे पास लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। अब यदि हम फ्लो सरफेस इरिगेशन की बात करें तो फ्लो सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर हमारा हाई लेवल पे है, हाई लेवल से हम वाटर को क्या कर रहे हैं, लो लेवल पे छोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो सरफेस इरिगेशन। या हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी एक्शन के थ्रू हमारा वाटर क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट है हमारे पास लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। तो लिफ्ट सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि हमने वाटर को लो लेवल से हाई लेवल पर लेके आया। जैसे हमने क्या किया, लिफ्ट इरिगेशन में पहले पंप लगाया, पंप से पहले पानी को ऊपर खींचा, है ना, तो लो लेवल से पानी को ऊपर खींचा और उसके बाद फिर हम वाटर की सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। अब यदि हम बात करते हैं फ्लो इरिगेशन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होता है पेरिनियल फ्लो सरफेस इरिगेशन, और एक हमारे पास होता है इनंडेशन इरिगेशन। अब यहाँ पर सिंपल सा मतलब है, पेरिनियल का मतलब होता है बारहमासी, है ना। पेरिनियल इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमको वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो थ्रू आउट द ईयर होती है, मतलब हमेशा हमारे पास पानी मौजूद होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट इरिगेशन और एक हमारे पास होता है स्टोरेज पेरेनियल इरिगेशन। अब डायरेक्ट पेरेनियल इरिगेशन क्या कहलाता है, तो हमारे पास जैसे यदि कोई रिवर है ना, जैसे हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी से हमने क्या किया, पानी को लेकर आए कैनाल पे, और कैनाल पे पानी लाने के बाद फिर बाद में हमने क्या किया, उसको हम अपने जो खेत है वहां पर पानी को छोड़ दे रहे हैं, तो हमारी गंगा नदी में पानी हमेशा रहेगा, है ना, और उससे जो कैनाल में उससे पानी आएगा उसमें पानी हमेशा मौजूद रहेगा, तो उससे हम वाटर की सप्लाई कंटिन्यूस कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल डायरेक्ट इरिगेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टोरेज इरिगेशन। तो स्टोरेज इरिगेशन में क्या होता है कि जो हमने क्या किया, वाटर को इकट्ठा कर लिया, डैम बना के हमने क्या किया, वाटर को इकट्ठा कर लिया, और जब जरूरत पड़ी, उस पर पानी हमेशा मौजूद है ना, जब जरूरत पड़ी हमने उस वाटर की सप्लाई कर दी, हमने वाटर को स्टोर करके रखा और फिर उसकी हमने क्या कर दी, सप्लाई कर दी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज इरिगेशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है इनंडेशन इरिगेशन। तो इसपे क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता, जब हमको पानी चाहिए होता है उस टाइम पे, या बोल सकते हैं सीजनल हमको पानी सीजनल तो हमको वाटर मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास जब हमको जरूरत होगी, हो सकता है उस टाइम पे हमको वाटर ना मिले इरिगेशन के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनंडेशन इरिगेशन। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है सरफेस इरिगेशन इज बेस्ट सुटेड टू सॉइल विथ लो टू मॉडरेट
इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अब यदि हम बात करते हैं कि जो ये सरफेस इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन किस प्रकार की सॉइल के लिए अच्छा होता है, तो ऐसी सॉइल जिसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी लो टू मॉडरेट होती है उसके लिए हम सरफेस इरिगेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज यदि हम बात करते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो सरफेस इरिगेशन है उसका जो है 75% तक यूज किया जाता है। तो मोर देन 75% ऑफ इरिगेशन इनलैंड इन इंडिया इज सप्लाइड वाटर बाय सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन के द्वारा ही हमारे यहाँ पे 75% से ज्यादा इरिगेशन हमारे इंडिया में होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्रॉप यील्ड, तो यील्ड का मतलब मैंने अभी बताया कि हमको क्या करना है, मिनिमम वाटर देखिए, अब मिनिमम वाटर बोल सकते हैं ऐसा वाटर कंटेंट जिसपे हमारी मैक्सिमम ग्रोथ या ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके फसल की, उसी को हम क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। तो क्रॉप यील्ड जो होता है, क्रॉप यील्ड को एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, मतलब क्रॉप यील्ड का मतलब क्या है, फसल की पैदावार कितनी है ना, तो इसकी जो पैदावार है वो कितनी हमारी, उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे इतने एरिया में इतनी चीज प्रोड्यूस हुई है, मतलब हेक्टेयर, क्विंटल पर हेक्टेयर या टन्स पर हेक्टेयर में हम क्रॉप यील्ड को दर्शाते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि यदि हमने 1 mm की वाटर की सप्लाई की है तो उससे हमारी कितनी पैदावार हुई है ना, तो क्रॉप यील्ड पर mm ऑफ वाटर सप्लाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हम इरिगेशन तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, किस प्रकार की सॉइल में, मतलब आइडियल सॉइल क्या है इरिगेशन के लिए, आइडियल सॉइल कौन सी होगी, तो हमने एक टर्म पढ़ा है लोम। लोम क्या होता है, मिक्स होता है किसका किसका, क्ले, सिल्ट एंड सैंड का। अब ऐसी सॉइल हमारी आइडियल कहलाएगी जिसमें क्ले हमारा 40% मौजूद हो, सिल्ट हमारा 40% मौजूद हो और सैंड हमारा कितना मौजूद हो, 20% ही मौजूद हो। तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉइल बोलते हैं, है ना, ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, है ना। टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो इसको हमने डिवाइड किया हुआ है किसके अकॉर्डिंग, एक तो हमारे पास जो एरिया होता है ग्रॉस कमांडेड एरिया, है ना, और कल्टीवेटेड कमांड एरिया, और इसकी कॉस्ट के हिसाब से हमने इसको डिसाइड किया हुआ है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वो कैसा होगा, मेजर होगा या मीडियम होगा या स्मॉल होगा। यदि हम बात करते हैं मेजर प्रोजेक्ट की, तो मेजर प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे कि जिसका एरिया हमारा CCA है ना, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो जो हमारा एरिया होगा वो हमारा ग्रेटर होगा किससे, 10,000 से, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा क्या है, मेजर प्रोजेक्ट है। और दूसरी चीज ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए कि कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5 करोड़, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मीडियम प्रोजेक्ट क्या कहलाता है हमारा, तो यदि हमारा एरिया जो है, एरिया हमारा 2000 से 10,000 तक है ना, यदि हमारा एरिया 2000 से 10,000 तक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम प्रोजेक्ट बोलेंगे, और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, 0.5 से 5 करोड़ तक। नेक्स्ट यदि हम बात करें स्मॉल प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे, तो जिसका एरिया हमारा लेस देन 2000 हेक्टेयर होगा और जिसकी कॉस्ट हमारी 0.25 से 5 करोड़ तक होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल प्रोजेक्ट बोलेंगे। यदि हम पावर के हिसाब से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं पावर के हिसाब से कि हमारा स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट क्या कहलाएगा, जिसकी हमारी पावर कितनी होगी, हमारी 25 किलोवाट से कम होगी, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल प्रोजेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मीडियम प्रोजेक्ट की, तो मीडियम प्रोजेक्ट क्या कहलाएगा, जिसकी जो पावर है हमारी वो कितनी होगी, 25 किलो न्यूटन से 100 किलो न्यूटन नहीं, किलोवाट, क्योंकि पावर को किलोवाट में शो किया जाता है ना। तो मीडियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे हम, जिसकी पावर हमारी कहां से कहां तक वेरी करेगी, 25 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक वेरी करेगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे, तो जिसकी पावर हमारी ग्रेटर देन 100 किलोवाट होगी, उसको हम इस मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसको मैंने इसलिए यहीं पर डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास होता है पॉइंट क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। अब क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर की यदि हम बात करते हैं कि हमने तो चलो देख लिया इरिगेशन क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, किस किस तरीके से हमको इरिगेशन करना है ना, टाइप्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट भी देख लिया। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो हम वाटर की सप्लाई कर रहे हैं, है ना, इरिगेशन पे जो हम वाटर की सप्लाई कर रहे हैं उस पे क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, है ना, किस तरीके का पानी होना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं सबसे पहले तो सेडिमेंट कंसंट्रेशन, सबसे पहला पॉइंट होता है हमारे पास सेडिमेंट कंसंट्रेशन। तो सेडिमेंट कंसंट्रेशन पे यदि हम बात करेंगे तो हमको ये याद रखना है, जैसे हमारा वाटर है ना, वो किस पे से आएगा, किसी रिवर में से आएगा, तो जो पानी अपने साथ क्या होता है, कुछ सेडिमेंट्स लेकर आता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स लेकर आता है, तो वो हमारा कहाँ जाते हैं, खेतों में जाते हैं।
और जब वो खेतों में जाते हैं हमारे या फील्ड में जाते हैं तो क्या होते हैं, वो सेडिमेंट्स जाके हमारे खेत में जमा होते हैं। और ये चीज याद रखना कि यदि हमारे उन सेडिमेंट्स में सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स यदि ज्यादा है, क्योंकि वो हमारे बहुत महीन होते हैं, तो उस कारण से क्या होता है कि हमारे जो फील्ड है उसकी क्या होती है, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जितने ज्यादा सिल्ट और क्ले के पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। सेकेंड पॉइंट हम यदि देखते हैं तो टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन को जो हम मेजर करते हैं वो किस पर मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के टर्म में, है ना। एनवायरमेंट में ही पढ़ा होगा, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स इक्वल टू क्या होता है 0.6 इनटू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ये बोल सकते हैं कि जो हमारा टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में, है ना। तो टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या क्या होती है, मोल पर सेंटीमीटर। अब यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो बहुत कम है, इसलिए हमने इसको माइक्रोमोल पर सेंटीमीटर लिया हुआ है। तो एक चीज ये याद रखना है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वैल्यू यदि हमारी ज्यादा होगी तो हमारी सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हमारी सॉइल अच्छी होगी या खराब होगी। तो सॉल्ट का यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमारी जो सॉइल होगी वो सैलाइन हो जाएगा, मतलब सैलिनिटी आ जाएगी उस पर, है ना। मतलब अब जब सॉइल में हमारी सैलिनिटी आ जाएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो वो अभी हमारा पर्पस नहीं है, हमको ये यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारी जो सॉइल होगी यदि सैलाइन हो जाएगी तो सॉइल हमारी क्या होगी, खराब होगी, है ना। तो वही चीज है कि यदि हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन को, तो यदि टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू ज्यादा है तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो यदि हम बात करते हैं टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 2000 ppm है तो ये किसी भी प्रकार की क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं होगी। यदि टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन की यदि हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू यदि हमारी 700 से ज्यादा है तो कुछ क्रॉप के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं ना, सारी के लिए तो हार्मफुल नहीं होगी, लेकिन कुछ क्रॉप्स जो होंगे उनके लिए ये यूजफुल हो सकती है, हम उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है सैलिनिटी पे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा मतलब सैलिनिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सैलिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू Q, जहां पे हमारे पास जो C है, C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं Q क्या है, तो Q क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर जो अप्लाई किया फील्ड में वो, डिवाइड बाय Q मैंने बता दिया, R क्या है हमारे पास अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और CU क्या है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ वाटर जो यूज हुआ है वो। तो इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, लेकिन अभी तक ये फॉर्मूला पूछा नहीं गया है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, रेड बॉक्स में बंद नहीं किया है। तो IMP नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया, देख लेना इसको, है ना। अब टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पे। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को हम देख लेंगे, इसके हिसाब से हमने अपने वाटर को डिसाइड किया हुआ है कि किस तरीके का वाटर होगा। तो ये जो C है, C का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या है, कंडक्टिविटी, तो C के फॉर्म में C1 C2 C3 एंड C4 के टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। अब यदि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वैल्यू 0 से लेकर 250 तक है तो जो हमारा वाटर होगा उसको हमने किस कैटेगरी में रखा है, C1 की कैटेगरी में रखा है। मतलब जो हमारा वाटर होगा कैसा होगा, लो सैलाइन होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यदि इस पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें 250 में तो हमारा कितना जाएगा, 750 आ जाएगा। तो 250 से लेकर हमारा 750 तक यदि हम बात करेंगे तो जो इसकी कंडक्टिविटी है इसको हम शो करेंगे C2 के फॉर्म में, और जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मीडियम सैलाइन हो जाएगा। तो इन दोनों को तो हम यहाँ तक यदि हमारी सॉइल वाटर जो है सैलाइन है, या जो वाटर को हमने यूज किया, तो यहाँ तक कि इस वाटर को हम आसानी से यूज कर सकते हैं, है ना। इस पर मीडियम सैलाइन पे भी यदि हम बात करते हैं तो हम लीचिंग प्रोसेस करके और फिर बाद में अपने वाटर को ठीक कर सकते हैं, सॉइल को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 750 टू 2250 तक की यदि हम बात करेंगे तो हमारा वाटर कैसा होगा, हाई सैलाइन हो जाएगा। और यदि ग्रेटर देन वैल्यू हमारी 2250 है तो वहां पर हमारी जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, वेरी हाई सैलाइन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि यदि हम सोडियम आयन का कंसंट्रेशन देखते हैं, है ना, तो हम सोडियम आयन के कंसंट्रेशन के लिए दो टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हमको उसको एक्सप्रेस करना है सोडियम आयन सॉल्ट के फॉर्म में है यदि हमारा, तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सचेंजेबल सोडियम रेशो, एक्सचेंजेबल सोडियम रेशो। तो एक्सचेंजेबल सोडियम रेशो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, Na+ डिवाइड बाय Na+ प्लस कैल्शियम 2+ प्लस Mg2+ प्लस पोटेशियम, है ना।
तो इस तरीके से हम सोडियम आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, ESR की, एक्सचेंजेबल सोडियम रेशो की। और यहाँ पर एक टर्म और आता है हमारा ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यदि निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ESR इंटू 100। तो ये हमारा किस पे आ जाएगा, परसेंटेज पे आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम सोडियम का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं ना, और इसके ऊपर भी हमारी सोडियम की वैल्यू के ऊपर भी हमारा जो वाटर की सैलिनिटी वो डिसाइड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसी के आगे है कि कंसंट्रेशन सोडियम आयंस का किस तरीके से निकालते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, SAR वैल्यू से। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर यदि इसकी बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम पे आता भी है। तो SAR की यदि हम बात करेंगे तो इसको निकालते कैसे हैं, तो इसका ये फॉर्मूला IMP है और इसकी जो टेबल है वो भी IMP है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही है, SAR। तो SAR की यदि हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, Na प्लस डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर आएगा कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, SAR निकाल लेंगे। तो SAR को रिप्रेजेंट करना है, मतलब सोडियम आयंस को रिप्रेजेंट करने के हमारे लिए एक तो ESP हो गया और एक तो हमारे पास SAR हो गया। तो SAR की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, है ना। अब SAR की वैल्यू पर भी हमारा डिपेंड करेगा कि हमारी जो सॉइल है वो किस तरह, जो हमारी जो वाटर है वो किस तरीके का होगा। तो यदि हम देखें कि यदि हमारी इसकी वैल्यू 0 से लेकर 10 तक है तो हमने इसको क्लासिफाई किया है S1 पे, 10 से लेकर 18 तक है तो S2 पे, 18 से 26 तक है तो S3 पे, और ग्रेटर देन 26 है तो S4 में। अब S1 का मतलब क्या है कि हमारे जो वाटर में जो सोडियम आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, लो है ना। तो इसको हम सभी प्रकार की सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं 10 से लेकर 18 तक यदि हमारे पास SAR की वैल्यू है तो उस कंडीशन पे यदि हम बात करेंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम सोडियम आयन कंसंट्रेशन, और इसको हम यूज कर सकते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल पे जनरली। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं 18 से 26 तक यदि हमारे पास SAR की वैल्यू है तो हम बोलेंगे कि हाई सोडियम आयन कंसंट्रेशन है, और यदि ग्रेटर देन 26 है तो वेरी हाई कंसंट्रेशन है सोडियम आयंस का हमारे वाटर में, है ना। तो इन दोनों को तो हमको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। यदि हमारे SAR की वैल्यू 18 से ऊपर है तो हमको उस टाइप की वाटर को यूज नहीं करना है ना। तो ये हमारा हो गया SAR। अब यदि यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर जो ये SAR है, SAR को जो हमने रिप्रेजेंट किया है इक्विवेलेंट पर मिलियन पर रिप्रेजेंट किया है ना, या मिली इक्विवेलेंट पर मिलियन पे यूज किया, इक्विवेलेंट पर मिलियन या मिली इक्विवेलेंट पर मिलियन पे इनकी वैल्यू को पुट किया। सपोज दैट यदि कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर सोडियम की mg पर लीटर पे दे दे या ppm पे दे दे, तो उस कंडीशन पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको epm के फॉर्म में इसको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन जो हमको mg पर लीटर में दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे पास, तो इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। देन फिर वो वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो दो फॉर्म में है हमारा ये, यदि हमको डायरेक्ट वैल्यू इक्विवेलेंट पर मिलियन पे दिया हुआ हो, है ना, या दूसरी चीज मिली इक्विवेलेंट पर मिलियन पे दी हुई होगी वैल्यू, तो हम डायरेक्ट उन वैल्यू को पुट कर देंगे। लेकिन यदि हमारा कंसंट्रेशन mg पर लीटर में है तो उस कंडीशन पे हमको epm पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब epm पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन जो हमारा दिया हुआ है उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट से। अब इक्विवेलेंट वेट की भी यदि हम बात करें तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने एनवायरनमेंट में ही पढ़ा हुआ है, तो वहां आसानी से आप निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है बोरॉन कंसंट्रेशन। अब बोरॉन कंसंट्रेशन की यदि हम बात करते हैं तो बोरॉन का जो कंसंट्रेशन है वो जनरली बहुत कम होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यदि हम बात करते हैं बोरॉन के कंसंट्रेशन की, तो किसी भी कंडीशन पे 0.5 से बोरॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं कि 0 से लेकर 0.3 तक यदि हमारे बोरॉन का कंसंट्रेशन है तो प्लांट के लिए ये गुड है, ठीक है ना, मतलब गुड फॉर प्लांट, मतलब इतना जरूरी है, होना चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ आसानी से हो सके। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यदि बोरॉन का कंसंट्रेशन हमारे 0.3 से 0.5 तक है तो हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि बोरॉन का कंसंट्रेशन 0.5 से ऊपर हो जाता है तो ये प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है ना, हमारे प्लांट पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और एक पॉइंट और है हमारे नोट में कि शुगर कैन ही एक ऐसा है, शुगर केन की जो क्रॉप है वही एक ऐसी है जो कि बोरॉन को क्या कर लेती है कि रजिस्ट कर लेती है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है शुगर केन की क्रॉप में। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो टाइप्स ऑफ सॉइल में यदि हम देखें तो सबसे पहले हमारी सैलाइन सॉइल या इसी को हम बोलते हैं वाइट सॉइल। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि हमारी सैलाइन सॉइल है या वाइट सॉइल है? तो यदि हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, और ये जो वैल्यू है 4, ये किस पे हमारी मिली मो पर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी हमारी, मो पर सेंटीमीटर, बहुत कम वैल्यू थी इसलिए हमने क्या लिया था, माइक्रो मो पर सेंटीमीटर, है ना। तो यदि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है एंड ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 15% है और pH की वैल्यू हमारी लेस देन या इक्वल टू 8.5 है, तो हम बोलेंगे हमारी सॉइल कैसी है, सॉइल हमारी सैलाइन सॉइल है। यदि हमारी ये सैलाइन सॉइल या वाइट सॉइल की हमको रिकवरी करनी है या वापस से इसको अच्छा करना है, तो हम क्या करेंगे, लीचिंग प्रोसेस के थ्रू हम इस सॉइल को अच्छा बना सकते हैं या इसकी सैलिनिटी को कम कर सकते हैं। अब लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, इसको जब हम आगे वाटर लॉगिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो लीचिंग का अभी मैं सिंपल सा बता देता हूँ। लीचिंग का मतलब क्या है कि यदि हमारी सॉइल पे सॉल्ट्स वगैरह ज़्यादा प्रेजेंट हो गए हैं तो हमको क्या करना है, उसको वॉश आउट कर देना। तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, लीचिंग कहलाती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सॉइल है हमारे पास एल्कलाइन सॉइल या इसी के जो नाम होते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल या इसी को हम बोलते हैं सोडिक सॉइल या इसी को हम बोलते हैं सोडियमाइज्ड सॉइल, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि ये इस तरीके की सॉइल है, तो यदि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वैल्यू लेस देन 4 हो एंड ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 15% है एंड pH की वैल्यू हमारी 8.5 to 10 है, तो हम बोलेंगे हमारी सॉइल कैसी है, एल्कलाइन सॉइल है या सोडिक सॉइल है। अब यदि इस सॉइल को हमको इसकी रिकवरी की बात करें तो रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम प्लस सल्फर ऐड कर देते हैं, है ना। जिप्सम और सल्फर को ऐड कर देते हैं और इस सॉइल की रिकवरी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, सैलाइन प्लस एल्कलाइन सॉइल। तो इस कैसे पता चलेगा, यदि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 4 है एंड ESP की वैल्यू भी हमारी ग्रेटर देन 15% है, तो हम समझ जाएंगे हमारी सॉइल कैसी है, सैलाइन प्लस एल्कलाइन है। तो ये टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ इरिगेशन या टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। किस तरीके से हम इरिगेशन करते हैं, या आपने देखा होगा किसानों को खेतों में किस तरीके से वो सिंचाई कर रहे होते हैं ना। तो बहुत सारी मेथड्स हैं, इन मेथड्स को आप बता भी सकते हो किसानों से कि इस तरीके की मेथड्स हैं, है ना। तो बेसिकली अपन को जानना है कि मेथड्स किस किस प्रकार की हैं। तो इनमें से आपने देखी होगी किसी ना किसी मेथड से करते हुए देखा होगा इरिगेशन, है ना। तो सबसे पहली मेथड है हमारे पास ऑर्डिनरी फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग या फ्री फ्लडिंग, है ना। इस मेथड्स में होता क्या है, तो यदि हम देखें तो क्या किया जाता है कि एक हमारे पास फील्ड है और फील्ड में हमको क्या करना है, सीधे सीधे से पानी को छोड़ दिया जाता है। अब सीधे सीधे से कितना पानी आ रहा है, कितना पानी नहीं आ रहा है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जा रहा है ना। तो इस पे क्या होता है, जब हम फ्री फ्लडिंग कर रहे होते हैं तो पानी क्या है, अनकंट्रोल्ड वे में उसका मूवमेंट हो रहा होता है। कहीं पे किसी कोने में पानी पहुंच पा रहा होता है, किसी कोने में पानी नहीं पहुंच पाता, तो हमारा प्रॉपर तरीके से इरिगेशन नहीं होता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं फ्री फ्लडिंग। यदि इस पे हम बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ वाटर कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। मतलब वाटर का कंट्रोल नहीं है हमारे हाथ में कि कितना पानी दें और कितना पानी ना दें। तो अनकंट्रोल तरीके से कहीं पर भी पानी आपका मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि फ्री फ्लडिंग का जो मेथड है ये किस तरीके की क्रॉप के लिए सुटेबल है, तो ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए सुटेबल होता है। मतलब ऐसी फसलें जो ज़्यादा पास पास में लगी होती हैं उस तरीके की फसलों के लिए सुटेबल होता है। और ये सुटेबल किस तरीके के टेरेन के लिए होता है, तो जो रोलिंग टेरेन या फ्लैट टेरेन की तो बोल सकते हैं हम। और जो हमारा बेसिकली जो रोलिंग टेरेन होता है, रोलिंग टेरेन के लिए हमारी ये ऑर्डिनरी फ्लडिंग ज़्यादा सुटेबल होती है, क्योंकि हमारी रोलिंग टेरेन जो है उसमें किसी प्रकार की बाउंड्री बनाना थोड़ी सा मुश्किल होता है ना। इसलिए हम वहाँ पर रोलिंग टेरेन पे फ्री फ्लडिंग का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है इफिशियंसी। अब बात करते हैं इफिशियंसी को। तो इफिशियंसी को इस तरीके से समझना कि जितना इफिशियंसी होता क्या है कि कितना आउटपुट हमको मिल रहा होता है, हमने इनपुट दिया और कितना आउटपुट हमको मिल रहा होता है, उस हिसाब से हम क्या निकाल लेते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो फ्री फ्लडिंग में क्या होता है, एक तो वाटर जो है अनकंट्रोल्ड वे में बह रहा होता है। तो यदि हमारी कहीं पर स्टीप टेरेन है तो हमने क्या किया, वाटर को वहाँ पर अप्लाई किया तो पूरा पानी रन ऑफ के रूप में क्या हो गया, बह गया, है ना। तो 50% से ज़्यादा वाटर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जब 50% से ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाएगा, मतलब जितना पानी हमने दिया उतने पानी का हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आधे से ज़्यादा पानी हमारा क्या हो गया, रन ऑफ लॉसेस में निकल गया, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
इसलिए इसकी इफिशियंसी कैसी है, लो है। और लॉसेस किस, यदि हमारा स्टीप टेरेन है तो स्टीप टेरेन पे हमारे जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, 50% से ज़्यादा हमारा वाटर क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी फ्लडिंग बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं कि इस पर बेसिकली होता क्या है। तो इसको सिंपल शब्दों में समझें तो एक ही हमारे पास फील्ड है और इस फील्ड में हमने वाटर की सप्लाई कुछ इस तरीके से कर दी है। अब यहाँ पर क्या है, वाटर अनकंट्रोल्ड वे में कुछ इस तरीके से अपने आप क्या है, पानी बह रहा है। कितना पानी कहीं गया, कहीं पानी नहीं गया, ये इस तरीके की कंडीशन फ्री फ्लडिंग में हो जाती है। हो सकता है कि पानी पूरी तरीके से भर गया, ठीक है। यदि इसको इस तरीके से समझे, ये हमारी क्या है, मेन सप्लाई डिच है। मेन सप्लाई डिच में हमने क्या बनाया, सब्सिडियरी डिच बनाई है और उस पर हमने क्या बनाया है, गेट। ये कुछ इस तरीके से इसका वाटर का सप्लाई हो रहा है और पानी कहाँ जा रहा है कुछ समझ पे नहीं आ रहा है ना, अनकंट्रोल्ड वे में पानी का मूवमेंट हो रहा है। तो ये है हमारी फ्री ऑर्डिनरी फ्लडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर फ्लडिंग। तो ऑर्डिनरी फ्लडिंग का, अब हमारे पास एक ही फील्ड थी और इस फील्ड में हमने वाटर को छोड़ दिया था। अब पानी हो सकता है यहाँ पर पानी ना आया हो, या वाटर, या बोल सकते हैं सॉइल कैसी है हमारी, कोर सॉइल है, तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण इनफिल्ट्रेट हो गया, वाटर इनफिल्ट्रेट हो गया और वाटर हमारा यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। तो हमारी ये वाली फसल तो पूरी खराब हो जाएगी। तो हमने क्या किया, और फ्री फ्लडिंग को हमने मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड करने के बाद जो हमारी बनी, क्या बनी हमारी, बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग नाम से समझ में आ रही है कि अब हमने फील्ड को क्या कर दिया, बॉर्डर की सहायता से बांध दिया, है ना। मतलब हमारे पास ये पूरी एक फील्ड थी, जो यहाँ पर फील्ड थी उसमें एक जगह से पानी जा रहा था, लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें कि यहाँ पर हमने क्या बना दी, यहाँ पर हमने बॉर्डर बना दी। बॉर्डर बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, हमने डाइक्स का यूज़ किया या लो लेवीज हैं उनको हमने यूज़ किया। तो एक ये पूरी की पूरी फील्ड है, यहाँ से हम पानी दे रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या लगा दिए, गेट लगा दिए। और अब हमको मान लो सपोज दैट इस वाली जगह पर पानी देना है, तो हमने सारे गेट को बंद कर दिया और इन दोनों गेट को खोल दिया, तो पानी यहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, बॉर्डर बना दी। बॉर्डर बना के हमने क्या कर दिया, अब इरिगेट कर रहे हैं। तो इस पे हम क्या कर रहे होते हैं, तो हमने जो हमारी फील्ड है, फील्ड को हम नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लेवीज। अब यदि हम बात करते हैं स्ट्रिप्स जो होती हैं, ये जो स्ट्रिप बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं, 8 हमारी स्ट्रिप्स हैं। अब इसकी जो लेंथ है और विड्थ है, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 100 से 400 मीटर तक वेरी कर सकती है। और इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ कितनी होती है, 10 to 20 मीटर। अब यदि हम बात करते हैं कि जो स्ट्रिप की जो साइज होगी वो डिपेंड करती है कि सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है। सॉइल की प्रॉपर्टी का मतलब हमारी उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट से है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि स्लोप कैसा है लैंड का, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिस्चार्ज किस तरीके का है ना, कितना डिस्चार्ज दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि साइज कितना रखना है। जैसे यदि हम बात करते हैं कि हमारी सॉइल यदि सिल्टी सॉइल है, तो सिल्टी सॉइल के लिए जो लेंथ रखते हैं हम कितनी रखते हैं, 90 मीटर टू 150 मीटर। क्ले सॉइल है यदि हमारी, तो हम वहां पर 150 से 400 मीटर, क्योंकि क्ले सॉइल जो होती है उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना। और जो हमारी सैंड होती है वो वाटर को उसका वाटर कहाँ क्या हो जाता है, इनफिल्ट्रेट ज़्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सैंड होती है वो परमिएबल होती है ना। तो इसकी जो लेंथ होती है वो कम रखेंगे हम, 60 मीटर से 90 मीटर तक। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि जो हमारी ऑर्डिनरी फ्लडिंग थी ये अनकंट्रोल्ड थी, लेकिन यदि बॉर्डर फ्लडिंग की बात करें, हमने यहाँ पर गेट वगैरह बना दिया और बॉर्डर्स बना दी। बॉर्डर बनाने के बाद हम गेट बना के उसको पानी की सिंचाई कर रहे हैं, तो ये कैसी हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी। अब यदि हम बात करें कि इस पर कुछ स्लोप भी होना चाहिए, तो स्लोप कितना होता है, 0.2 से 0.8% का हम स्लोप देते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, गेट वगैरह में इससे क्वेश्चन आते हैं। और लेंथ किस तरीके से निकाली जाती है उसका ही फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, कि हमको कितना डिस्चार्ज, हमको पानी की सप्लाई कितनी देर तक करनी है एक पर्टिकुलर एरिया में, कितने टाइम के लिए करनी है, तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमको उसका डेप्थ ऑफ वाटर कितना स्टोर करना वो पता हो, उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि हमको इनफिल्ट्रेशन रेट पता हो और हमको डिस्चार्ज पता हो, तो कितने देर के लिए हमको सिंचाई करनी है उस स्ट्रिप में, वो हम निकाल सकते हैं। तो इसी का फॉर्मूला है T= हमारा। तो ये फॉर्मूला अभी याद नहीं करना हमको जो बेसिक फॉर्मूला वो याद रखना कि मैक्सिमम कितना एरिया इरिगेट हो सकता है यदि हमको डिस्चार्ज और इनफिल्ट्रेशन रेट पता हो, तो है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। Amax क्या होता है, Q/F। Q क्या है, हमारा डिस्चार्ज है। F क्या है, इनफिल्ट्रेशन रेट। इनफिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या है कि हमारा कितना पानी जमीन के अंदर चला गया, 1 घंटे में कितने सेंटीमीटर पानी जमीन के अंदर चला गया, इनफिल्ट्रेट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन रेट हो जाएगा। Amax का मतलब क्या है कि गिवन डिस्चार्ज और इनफिल्ट्रेशन रेट पे कितना मैक्सिमम एरिया जो है वो इरिगेट हो सकता है, वो हमारा Amax है। और Y क्या है, तो एवरेज डेप्थ जो वाटर की स्टोर हुई है हमारी किसी स्ट्रिप में, वो हमारा क्या है, Y है। और यहाँ पर ये जो स्मॉल q लिखा हुआ है, स्मॉल q क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो
ये बॉर्डर स्ट्रिप मेथड समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया हमने, अब क्या किया है, जो हमारी फील्ड थी उसको नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया है, देन हम वाटर की सप्लाई कर रहे हैं। अब वाटर की सप्लाई कर रहे हैं तो यदि हमारी जैसे इस वाले पोर्शन पे यदि हमारी सॉइल जो है सैंडी सॉइल है सपोज दैट, तो सैंडी सॉइल होने के कारण वाटर जो है ज़्यादा इनफिल्ट्रेट होगा और हो सकता है कि इस वाले पॉइंट तक, इसके इस वाले पोर्शन तक वाटर नहीं पहुंच पाया हो। तो इस कंडीशन के लिए हमने इसको और एडवांस बनाया और हम चलते हैं अब कहाँ पर, चेक फ्लडिंग की तरफ। चेक फ्लडिंग मतलब हमने क्या बना दी, और क्यारियाँ बना दी। क्यारियाँ बना दी मतलब हम बोलते हैं कि मेड़ बना देते हैं खेत में, है ना। तो वही है हमारी चेक फ्लडिंग। तो अब हमने क्या कर दिया, इनको भी और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इनको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया तो अब जो यहाँ तक पानी पहुँच नहीं पा रहा था सैंडी सॉइल में, तो अब पानी क्या हो जाएगा कि इसका एरिया और छोटा हो गया, तो आसानी से इस वाले एरिया में भी पानी जा सकता है। जैसे यदि हम बात करें, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर गेट लगा दिया, यहाँ पर गेट लगा दिया। सपोज यहाँ तक पानी नहीं जा पा रहा था, तो अब ये पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा इस गेट के थ्रू, इस गेट के थ्रू यहाँ तक पानी क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। तो यही है हमारी चेक फ्लडिंग की हमने और क्या बना दिया, मेड़ बना दी। मॉडिफाइड बॉर्डर स्ट्रिप, तो बॉर्डर स्ट्रिप को हमने और मॉडिफाइड किया। ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को यूज़ कर पाते हैं इस जगह पर, है ना। वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आती है। जैसे यदि हम बात करते हैं ये यहाँ पर, तो यहाँ पर हो सकता है कि वाटर पूरी तरीके से भर गया हो, है ना। अब यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर गेट लगे हुए हैं, तो क्या हुआ, जितनी वाटर की आवश्यकता थी उतना वाटर दिया और हमने गेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे ही गेट को क्लोज कर दिया तो वाटर अब क्या हो जाएगा, दूसरी वाली फील्ड में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होती। और इसको यूज़ हम हर प्रकार की सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। सैंडी सॉइल भी होगी तो भी हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो सुटेबल फॉर हाईली परमेबल सॉइल। नेक्स्ट है हमारे पास फरो इरीगेशन। अब फरो इरीगेशन का मतलब क्या, तो पहले हमको फरो का मतलब, तो फरो क्या है, एक नाली टाइप की है और नाली में हमारा पानी गया और उससे हमने आजू बाजू क्या कर दी, सिंचाई कर दी। तो ये कुछ इस तरीके से है। ये जो बना हुआ हमारा ये सेक्शन है हमारा किसी पर्टिकुलर जगह का, ये हमारा रिज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिज वाला पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया रिज। और इस रिज में हमने क्या कर दिया, अपनी जो फसल है, जो क्रॉप है उसको लगा दिया और यहाँ पर ये फरो बना दिए। इन फरो में हमारा क्या है, पानी है। और इन पानी से हमारा क्या होगा, जब ये पानी इनफिल्ट्रेट होगा तो ये पानी इनफिल्ट्रेट होके कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा इनकी जड़ों में पहुँच जाएगा, इनकी जड़ों में पहुँच जाएगा, रूट्स में पहुँच जाएगा। जब रूट्स में पहुँच जाएगा तो हम इनको क्या हो गया, एक्चुअली में हमको प्लांट्स में किस पर, रूट्स में वाटर देना होता है ना, जिससे वो ग्रो कर जाती हैं। तो क्या हमारा फरो इरीगेशन में क्या है, 20 to 25% लैंड सरफेस इज वेटेड। सिर्फ हमारी 20 से 25% सरफेस ही क्या होती है, वेटेड होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इवापोरेशन लॉस। इवापोरेशन लॉस क्या हो जाते हैं, इस पर कम हो जाते हैं क्योंकि वाटर हमारा सरफेस पर तो होता नहीं है ना। फरो में हमारा वाटर होता है, तो इस कारण से इसके जो लॉसेस हैं, इवापोरेशन लॉसेस, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो और इसमें जो हमारी क्रॉप जो लगी होती है वो कहाँ पर लगी होती है, रिज में लगी होती है ना। और रिज हमारे कहाँ पर होते हैं, फरो के बीच में होते हैं। किस तरीके की एग्जाम्पल क्या है फरो इरीगेशन में, किस तरीके की क्रॉप लगाई जाती है, तो मेज लगाई जाती है, कॉटन लगाई जाती है, पोटैटो लगाई जाती है, शुगर कैन, शुगर बीट, ग्राउंडनट, टोबैको, ये सारी फसलें जो है इस फरो इरीगेशन की सहायता से इरीगेट की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेसिन फ्लडिंग। तो बेसिन फ्लडिंग की यदि हम बात करते हैं तो जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को जिस तरीके से पानी दिया जाता है, जैसे यदि हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर एक हमारा क्या है, एक पेड़ है, जैसे हमारा मैंगो का हो गया है ना, मैंगो ट्री हो गया, तो उसको यदि हमको पानी देना है तो हमने सिर्फ पर्टिकुलर उसके आजू बाजू हमने क्या करना है, एक सर्कल टाइप का बना दिया उस पेड़ के नीचे और सिर्फ वहीं पर हम पानी दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बेसिन फ्लडिंग। जैसे वॉश बेसिन होता है तो वॉश बेसिन में पूरा एक सर्कल टाइप का होता है और उस पर पानी हमारा आता है। तो वैसे ही हमको क्या करना है कि एक पूरी रो में हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे बेसिन बना दिए जाते हैं और उन बेसिन पे हमारा पानी दे दिया जाता है। जैसे यदि हम बात करें कि ये हमारे क्या बने हुए हैं, ये हमारे बेसिन बने हुए हैं, ये हमारे बेसिन्स बने हुए हैं, है ना। और इनमें एक एक क्या लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है ना, इस तरीके से। और इनको हमको यहाँ से क्या किया, यहाँ से हम वाटर की सप्लाई की और यहाँ से पानी यहाँ चला गया, 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 यहाँ चला गया। तो ये हमारी बेसिकली बेसिन फ्लडिंग। तो बेसिन फ्लडिंग में पूछा जाता है किस तरीके की ट्री के लिए हमारा ये यूजफुल होता है, तो ऑर्चर्ड ट्री याद रखना है ना। ये चेक फ्लडिंग का ही एक टाइप है ना, और ये ऑर्चर्ड ट्री के लिए सुटेबल होता है। तो बेसिन का ये जो बेसिन है हम बनाते हैं, इसका जो शेप है वो अलग अलग हो सकता है, स्क्वायर शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो बेसिन फ्लडिंग है ये सुटेबल नहीं होती है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्प्रिंकलर मेथड। तो स्प्रिंकलर मेथड सभी ने देखी होगी, जो नोजल की सहायता से जो
सिंचाई की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो इसमें 3 तरीके के सिस्टम होते हैं, एक तो हमारे पास मेन पाइप होता है और एक लेटरल पाइप होता है। एक मेन पाइप होगा और उस पर हमारा एक लेटरल पाइप लगा होता है ना। तो उसी सिस्टम के हिसाब से यदि हम इसको क्लासीफाई करें तो 3 तरीके से होते हैं, एक तो परमानेंट सिस्टम होता है, सेमी परमानेंट सिस्टम होता है और पोर्टेबल सिस्टम होता है। अब यदि हम बात करते हैं जो मेन पाइप होता है, तो मेन पाइप यदि हमारा फिक्स्ड है और लेटरल पाइप भी हमारा फिक्स्ड है मेन पाइप में, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट सिस्टम। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सेमी परमानेंट सिस्टम, तो इसमें मेन पाइप तो हमारा फिक्स्ड कर दिया जाता है, लेकिन यदि हम बात करते हैं लेटरल पाइप, तो लेटरल पाइप हमारे फिक्स्ड नहीं होते हैं। पोर्टेबल सिस्टम की बात करें तो हमारा मेन पाइप और लेटरल पाइप दोनों के दोनों फिक्स्ड नहीं होते अपनी पोजीशन पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोर्टेबल सिस्टम बोलेंगे। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन जो हमारा होता है वो मतलब इस पर पंप वगैरह, पंप पाइप एंड पंप्स का यूज किया जाता है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन को जो हम पंप और पाइप्स यूज होने के कारण क्या बोलते हैं, प्रेशराइज्ड सिस्टम बोलते हैं, है ना। ये किस तरीके की क्रॉप के लिए, तो सभी प्रकार की क्रॉप के लिए सुटेबल होता है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। लेकिन हम बात करते हैं कि चावल और जूट की फसल, मतलब राइस एंड जूट की फसल के लिए हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि राइस एंड जूट में हमको अच्छा खासा पानी लगता है, खेत में पानी भरा हुआ होना चाहिए, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो स्प्रिंकलर इरिगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि कहाँ पर सुटेबल होता है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो टोपोग्राफी जहाँ पर इरेगुलर हो, है ना, या हम बोल सकते हैं जहाँ पर रोलिंग ग्रेडियंट मौजूद होगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ करेंगे। या बोल सकते हैं कि जहाँ पर ऐसी सॉइल है जो ज़्यादा इरोडेबल है, तो यदि हमारी सॉइल इरोडेबल है तो हम वहाँ पर बोलेंगे कि हमको क्या, स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ करना पड़ेगा। या हमारी जो रूट है या जो हमारी क्रॉप है, यदि उसकी जो रूट है वो सैलो डेप्थ तक है, तो उसके लिए भी हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें इसकी इफिशियंसी को, तो जितना पानी हमको चाहिए, है ना, जितना पानी हम उस पर फील्ड में ले जा रहे हैं उतने पानी का हम यूज कर पा रहे हैं, तो हमारी इफिशियंसी अच्छी होगी। तो यदि हम बात करते हैं इसकी इफिशियंसी की, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन की इफिशियंसी अच्छी होती है, क्योंकि जितना पानी हम दे रहे होते हैं, एक तो फव्वारे के रूप में पानी दे रहे होते हैं, है ना, तो पानी क्या होता है, आसानी से हमारी जो क्रॉप है वो यूज कर लेती है। तो यदि हम बात करते हैं कि हमारा मॉडरेट क्लाइमेट, तो मॉडरेट क्लाइमेट में हमारी जो इफिशियंसी होती है वो 70% होती है। और यदि ह्यूमिड एरिया है, तो ह्यूमिड एरिया में हमारी, क्योंकि उसमें नमी पहले से मौजूद है, तो उस कंडीशन पे बोल सकते हैं कि इफिशियंसी हमारी कितनी रहेगी, 80% रहेगी, 20% वाटर का लॉस हो जाता है। अब यदि हम बात करते हैं स्प्रिंकलर इरीगेशन पे, तो स्प्रिंकलर इरीगेशन के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं कि एक तो हमको कंटिन्यूस पंपिंग करनी पड़ती है, जिसके कारण कंटिन्यूस पंपिंग में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो कंटिन्यूस पंपिंग किया हमने तो वाटर मिल रहा है, दूसरी चीज हमको इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो इसके कारण हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यदि हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन हो रहा है और बहुत तेज हवा चल रही है, तो जहां पर हमारे बूंद बूंद पानी को जाना चाहिए, जहां पर क्रॉप में, वहां नहीं पहुंच पाता और हवा की सहायता से वो कहीं और पहुंच जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और यदि हम बात करते हैं जैसे जब यहाँ पर मान लो यहाँ पर नोजल लगा, यहाँ पर नोजल लगा, तो और ये हमारी फील्ड है, तो इसने इतने पार्ट को इरिगेट कर दिया और इसने इतने पार्ट को इरिगेट कर दिया, इसने इतने पार्ट को इरिगेट कर दिया, लेकिन ये वाले जो कॉर्नर है वो फिर भी बच जाते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इन हाई टेम्परेचर, यदि ज़्यादा टेम्परेचर है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो उसकी बूंद है वो क्या हो जाएंगी, इवापोरेट हो जाएंगी। इवापोरेट हो जाने के कारण उसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ तक ये सारी मेथड समझ में आ गई होंगी। हमारे को ऑर्डिनरी फ्लडिंग क्या कहलाता है, बॉर्डर फ्लडिंग क्या कहलाता है, हमारे पास चेक फ्लडिंग क्या कहलाती है, फरो इरीगेशन क्या कहलाता है, बेसिन फ्लडिंग क्या कहलाता है, एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन समझ में आ गया होगा। अब हमारी 2 मेथड बची हैं, एक तो सब सरफेस इरीगेशन बचा हुआ है और एक हमारी ड्रिप इरीगेशन बचा हुआ है ना। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ट्रिकल इरीगेशन, या इसी को हम बोलते हैं ड्रिप इरीगेशन, या इसी को हम बोलते हैं फीडिंग वाटर टेक्निक्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ड्रिप इरीगेशन में जो ड्रिप होती है, उस ड्रिप की सहायता से, जो ड्रिप नोजल होती है, ड्रिप नोजल की सहायता से हम डायरेक्ट रूट जोन पे क्या करते हैं, वाटर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बूंद बूंद करके हम क्या करेंगे, पानी को जड़ों में देंगे हम कुल मिला के, है ना। तो इससे क्या होगा कि जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना ही वाटर हमारी रूट जोन पे गया, जिसके कारण क्या होगा, जितना वाटर हमने दिया उतना, मतलब पूरी तरीके से उसने वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हमारी, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हमारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जितना पानी हमने दिया उतना पूरा यूज़ हो गया, है ना। तो हाईली इफिशिएंट क्यों है, क्योंकि वो जितना वाटर हम दे रहे हैं उतना पूरा वाटर क्या कर ले रहा है, वो यूज़ कर ले रहा है।
इवापोरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जितना पानी हम दे रहे हैं उतना यूज़ कर लिया, उसके अलावा वाटर का कोई लॉस हो ही नहीं रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, आपका इफिशियंसी बढ़ गई और लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस पे हम क्या करते हैं, ड्रिप नोजल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ड्रिप नोजल का। ड्रिप नोजल पे हम क्या करते हैं, इस ड्रिप नोजल की सहायता से डायरेक्ट हम वाटर को प्रोवाइड करते हैं रूट जोन पे, है ना। और वाटर के साथ हम फर्टिलाइजर्स भी हम दे देते हैं साथ में, जिससे उसकी पैदावार क्या होगी, अच्छी होगी। इसके एग्जाम्पल पे यदि हम देखते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगी, जो हमारी रो क्रॉप्स होती हैं, जैसे हमारा ग्रेप्स हो गया, टमाटो हो गया, कैबेज हो गया, है ना, कॉर्न हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे इस तरीके की इरिगेशन की सहायता से हम इन क्रॉप्स को इरिगेट कर सकते हैं। इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पर एक एमीटर का यूज़ किया जाता है, और जो एमीटर यूज़ किया जाता है वो पल्सेटिंग एमीटर का यूज़ किया जाता है। पल्सेटिंग एमीटर का यूज़ किया जाता है। अब हमारे दिमाग में आएगा एमीटर क्या होता है, तो एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है और डिस्चार्ज क्या है, एक कांस्टेंट रेट से दिया जाता है। लेकिन पल्सेटिंग एमीटर एक ऐसा होता है जिसपे कि डिस्चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये हो गया हमारे पास ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है सबसरफेस इरिगेशन। तो सबसरफेस इरिगेशन नाम से समझ में आ रहा है कि हमको जमीन पे, मतलब जो हमारी सरफेस है, सरफेस से नीचे जाके हमको वाटर की सप्लाई करनी है। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं, ये हमारा एक सेक्शन है, इस पर हमने क्या किया, ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से 6 इंच बोल सकते हैं, 6 इंच नीचे, या बोल सकते हैं 0.3 to 0.5 मीटर के नीचे हमने क्या किया हुआ है, एक पाइप को बिछा के रखा हुआ है। एक पाइप बिछा दिया है और इस पाइप में क्या है, नोजल्स फिट है। इन नोजल्स से क्या होता है, वाटर निकलता है और डायरेक्ट कहाँ पर वाटर जाता है, हमारे रूट जोन पे जाता है ना। डायरेक्ट हमारा वाटर कहाँ जाता है, रूट जोन पे जाता है, और वाटर की सप्लाई इस तरीके से हो जाती है। या दूसरे शब्दों में इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स से वाटर गया हमारे ओवरहेड टैंक में, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फर्टिलाइजर मिला दिए इस पर। तो फर्टिलाइजर टैंक है हमारे पास, उसके बाद फिल्टर टैंक है, पानी साफ हुआ और वाटर साफ होके फिर क्या किया, ये हमारा मेन पाइप है, ये हमारा क्या है, मेन पाइप है, और ये हमारी क्या है, एक फील्ड है। तो हमने क्या किया, ग्राउंड सरफेस से नीचे हमने क्या किया, इस फिल्टर पाइप से, जो हमारे मेन पाइप है, इस पे हमारे लैटरल्स पाइप लगे हुए हैं। इस लैटरल पाइप में हमारे क्या है, परफोरेट, ये हमारे बोल सकते हैं परफोरेटेड पाइप है, या इस पे हमारे क्या है, स्मॉल स्मॉल नोजल्स फिट हैं, और इस नोजल से पानी हमारा क्या आता है, डायरेक्ट रूट जोन पे जा रहा होता है। इनका जो डाया होता है लैटरल्स का, वो कितना होता है, 10 to 20 mm। अब यदि हम बात करते हैं सबसरफेस इरिगेशन का यूज़ कहाँ पर करना, तो सबसरफेस इरिगेशन का यूज़ हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर हमारी जो सरफेस होगी, है ना, जो सॉइल सरफेस होगी या जो ग्राउंड सरफेस होगी वो इम्परवियस हो। जब वो इम्परवियस है तो ऊपर से पानी देने पे पानी नीचे नहीं जा रहा, तो हमने क्या किया, नीचे हमने क्या कर दिया, पाइप बिछा दिया। और जब नीचे पाइप बिछा दिया और उस पाइप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वाटर को सप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट रूट जोन पे। जब डायरेक्ट रूट जोन पे वाटर की सप्लाई होगी तो हम बोल सकते हैं कि इफिशियंसी हमको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, है ना, और लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ पर चोकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो क्लीन वाटर इज यूज्ड, क्लीन वाटर यूज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फर्टिलाइजर को भी हम साथ में यूज कर दिया। यहाँ पर फर्टिलाइजर टैंक में लॉसेस क्या, इवापोरेशन लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ऑप्टिमम वाटर की सहायता से हम मैक्सिमम ग्रोथ कर सकते हैं क्रॉप की। लॉसेस कम, जब लॉसेस कम हो जाएंगे तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेशंस में यदि हम बात करते हैं तो एक कॉस्टली पड़ता है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ता है, और चोकिंग की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट दूसरी बात यदि हम बात करते हैं तो सबसरफेस इरिगेशन में हम कुछ इस तरीके से भी नाली, मतलब कुछ इस तरीके से नाली बना देते हैं इस तरीके से, और इसमें भर देते हैं पानी, है ना, इसमें भर देते हैं पानी, और इसकी जो हाइट होती है वो अप्रॉक्सीमेट 0.3 to 0.5 मीटर, मतलब इतनी गहरी नालियां बना दी और इस पर भर दिया पानी, और इसकी सहायता से भी यहाँ पर हमारा वाटर की सप्लाई हो रही होती है ना, वाटर की सप्लाई हो रही होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि इफिशियंसी के बेसिस पे, कई बार एग्जाम पे ऑर्डर आ जाता है कि इफिशियंसी का ऑर्डर बताओ, तो हमको पता है जितना ज़्यादा हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं और उसका हम उतना ही यूज़ कर पा रहे हैं, तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ड्रिप इरीगेशन, ये है ड्रिप इरीगेशन की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। स्प्रिंकलर इरीगेशन, तो स्प्रिंकलर इरीगेशन बोले या ओवरहेड
टेक्निक बोले तो ओवरहेड टेक्निक या ओवरहेड इरिगेशन बोले तो वो हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन ही होता है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं उसके बाद हमारी फरो इरिगेशन, फिर चेक इरिगेशन और फिर फ्री फ्लडिंग में वाटर अनकंट्रोल्ड वे में बहता है, मतलब 50% से ज़्यादा वाटर हमारा वेस्ट हो जाता है, तो उसकी इफिशियंसी सबसे कम होती है और लॉसेस सबसे ज़्यादा। इफिशियंसी इसकी क्या है, ड्रिप इरिगेशन की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है तो लॉसेस सबसे कम है, लेकिन फ्री फ्लडिंग की बात करें तो इफिशियंसी सबसे कम है तो लॉसेस सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट ये तो हमारा हो गया इरिगेशन एंड इरिगेशन के जो हमारी मेथड्स थी वो सारी कंप्लीट हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम देख लेते हैं, कई बार एग्जाम पे इससे क्वेश्चन आए हुए हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के। ये एक्चुअली में हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वाली जो यूनिट है वहाँ से ये फैक्टर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या कहलाता है हमारा, कि जो टोटल लोड आ रहा होता है डिवाइड बाय, ये रेशियो होता है किसका किसका, टोटल लोड डिवाइड बाय पीक लोड इन स्पेसिफिक पीरियड। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो लोड आ रहा है वो, और जो टोटल लोड एक्चुअल में है ना, तो टोटल लोड डिवाइड बाय पीक लोड इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो टोटल लोड हमारा सपोज दैट हमारा कितना टोटल लोड मान लो 500 किलो न्यूटन का है ना, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे पीक लोड जो हमारा आ रहा है वो 550 किलो न्यूटन का है ना। पीक लोड हमारा कितना 550 किलो न्यूटन का है। तो यदि हम बात करें कि इसका जो रेशो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लोड फैक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की यदि हम बात करें तो एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, तो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर की यदि हम बात करें तो क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन डिवाइड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्लांट। इन सारे फैक्टर्स को हम फिर से देखेंगे पावर प्रोजेक्ट वाली यूनिट पे, है ना। बस यहाँ पर बेसिक रफ आइडिया दे दिया मैंने कि ये फॉर्मूले होते हैं, यदि कभी क्वेश्चन करने बैठो तो इनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।